हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। हम लोग हिंदी टॉपिक पढ़ रहे हैं। हिंदी में हम लोगों का संधि चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने संधि के 3 पार्ट को देखा है। 3 पार्ट में हम लोगों ने संधि को स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि में बांटा है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहला जो पार्ट इसका जो बटा हुआ है स्वर संधि का, इसका एक वीडियो हम लोगों ने देख लिया है और उससे संबंधित जितने भी एक्सरसाइज हैं सभी की डिटेल करते हुए हम लोगों ने 2-3 पार्ट्स के जो इसके एक्सरसाइज के वीडियोस थे वो हम लोगों ने बना करके देख लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को स्वर संधि अच्छे से समझ में आई होगी। अब आज हम लोग व्यंजन संधि के संदर्भ में देखेंगे। आज व्यंजन संधि के रूल इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद में व्यंजन संधि के जितने भी एक्सरसाइज हो सकते हैं वो फिर हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि स्वर संधि के जितने भी हम लोगों ने एक्सरसाइज के वीडियो दिए हैं उनमें आप लोगों ने देख लिया होगा और वो आपको काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहा होगा। काफ़ी अच्छी समझ बनी होगी। आसानी से आपको संधि समझने में अब दिक्कत नहीं हो रही होगी। स्वर संधि बहुत ईजिली आप समझ ले रहे होंगे, उसका विच्छेद भी आसानी से कर ले रहे होंगे। हम लोगों ने एक पहली एक्सरसाइज जो थी दीर्घ संधि में, उसमें एक पहला शब्द हम लोगों का धर्मार्थ था। उसमें हम लोगों ने देखा धर्म प्लस अर्थ बन रहा था उसका, तो धर्मार्थ लिखा हुआ था उसका शब्द, जबकि उसमें होना चाहिए था धर्मार्थ। तो धर्म और ऊपर र करके फिर होना चाहिए, धर्मार्थ होना चाहिए था, यानी कि धर्म पे ऊपर र लगा होना चाहिए था। ये सब मैंने कमेंट बॉक्स में लिख दिया था, जो कि एक त्रुटि बस ऐसा हो गया था। बाकी और किसी में कोई असुविधा नहीं थी, कोई भी एक भी वर्ड कोई गलत नहीं थे, बाकी सारे वर्ड सब बहुत सही हैं। आगे देखते हैं आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि व्यंजन संधि भी आपको एक ही दिन में एक ही वीडियो में सब अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में थोड़ी असुविधा होती है लोगों को याद करने में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आपको ये जो दिक्कत है वो शायद बहुत कम हो जाएगी या शायद नहीं रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि को। जैसे कि देखा कि हम लोगों ने स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, उसी तरह से व्यंजन संधि के तो क्लासिफिकेशन इस रूप में नहीं किए गए हैं कि कितने प्रकार की होती है, लेकिन इसका अगर हम देखें कुल मूल रूप से निचोड़ तो 8 प्रकार की संधि समझ में आती है कि 8 रूल्स इसके बनते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक रूल को देखते हैं कि कौन कौन से रूल हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है आपको कि संधि व्यंजन संधि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो व्यंजन संधि की पढ़ने के लिए आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए। स्वर संधि पढ़ने के लिए आपको क्या था कि स्वर के बारे में पता होना चाहिए था, कि स्वर 11 है उनके बारे में पता होना चाहिए था, ठीक है। तो व्यंजन संधि जब पढ़ेंगे तो मूल व्यंजन जो हमारे हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो व्यंजन आप जानते हैं क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के व्यंजन को मूल रूप से ये जो 25 वर्ड होते हैं इनको अस्पष्ट व्यंजन कहते हैं। किसको कहते हैं? क वर्ग से लेकर के क वर्ग की जो 5 अक्षर है क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, ये सब करते हुए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 जो लाइनें हैं आपकी यानी 25 वर्ड, इन टोटल को क्या कहा जाता है? अस्पष्ट वर्ड कहे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आपको जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर अभी जरूरत पड़ेगी। दूसरी आपको अंतस्थ वर्ड की जरूरत पड़ेगी, या र ल व, ये शब्द आपकी जरूरत पड़ेगी, और उसमें व्यंजन यानी कि बड़ा सा, छोटा सा, पेट फाट सा, ह, इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अंतस्थ वर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो ये मूल आपके वर्ड होंगे क्योंकि इनसे ही नियम बनने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा इस पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ ज़रूरत क्या पड़ेगी आपको कि जैसे अस्पष्ट वर्ग है तो अस्पष्ट वर्ग में यानी कि क ख ग घ अंग यानी 5 वर्ड होते हैं। तो जो पहली लाइन होगी इसको क्या कहा जाएगा? अस्पष्ट वर्ग का पहला वर्ड। जो दूसरी लाइन होगी उसको क्या कहा जाएगा? अस्पष्ट वर्ग का दूसरा वर्ड। और तीसरी लाइन को तीसरा वर्ड अस्पष्ट वर्ग का, और चौथी लाइन को चौथा वर्ड, और पांचवी लाइन को अस्पष्ट वर्ग का 5वें वर्ड। तो अस्पष्ट वर्ग में आपको स्पष्ट हो गया क वर्ग से लेकर प वर्ग तक ही है, यह वह नहीं है, यानी अंतस्थ और उसमें अलग है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मुद्दे को अपने। तो पहला रूल है इसका, रूल नंबर 1 है कि स्पर्श वर्ग का प्रथम वर्ड। मैं एक में डिटेल आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे स्पर्श वर्ग का प्रथम वर्ड मतलब बच्चों क्या हो गया? क, च, ट, त और प। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अगर स्पर्श वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में, यहाँ पर संधि में क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि संधि जो बनती है वो दो शब्दों के मेल से तीसरे शब्द का निर्माण करती है। तो पहले शब्द के अंत में, ठीक है, पहले शब्द के अंत में क च ट त प में से कोई एक हो, ठीक है, फिर इसके बाद में कोई भी स्वर हो, क्या हो, कोई भी स्वर हो या अंतस्थ वर्ण हो, अंतस्थ या लव, ठीक है, अंतस्थ वर्ण में से कोई एक हो, या स्पर्श वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण में से कोई एक हो, क्या हो, स्पर्श वर्ग का तीसरा ऑब्लिक चौथा वर्ण में से कोई एक हो, कोई एक हो, समझ रहे हैं ना, कोई एक हो, यानी कि या तो स्पर्श वर्ग का तीसरा वर्ड हो या स्पर्श वर्ग का चौथा वर्ड हो। तो बनेगा क्या, ये चीज समझना आपको बहुत जरूरी है। ये इसको आप समझने के लिए इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, यानी कि ये पूरा जो पार्ट आपका बनेगा ये प्रथम शब्द होगा, शब्द के अंत में इसमें से कोई एक होगा, और यहां पर जो होगा यह द्वितीय शब्द का जो होगा प्रथम वर्ण होगा। द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर जो होगा वो किस में से होगा, या तो स्वर होगा, या तो अंतस्थ में से कोई एक वर्ण होगा, या स्पर्श वर्ग में से तीसरे या चौथे वर्ण में से कोई एक होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि यह जो ये वाला हिस्सा है, यानी कि जो है स्पर्श वर्ग का पहला वर्ण अपने तृतीय वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरे वर्ण में, यानी कि का अगर है इसके बाद में स्वर है, स्वर में से कोई एक है, या अंतस्थ वर्ण है, या उसी वर्ग का, किस वर्ग का, स्पर्श वर्ग का, उसी वर्ग का तीसरा वर्ड या चौथा वर्ड है, तो वह कन्वर्ट हो जाएगा अपने तीसरे वर्ड में, यानी कि क जो परिवर्तित हो जाएगा किसमें, ग में हो जाएगा, ठीक है। च का जो परिवर्तन हो जाएगा वह किस में हो जाएगा बच्चों, च छ ज में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि ज में हो जाएगा, च ज में परिवर्तन हो जाएगा। फिर ट जो है ट ठ ड में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे वर्ण में हो जाएगा। फिर त है थ द में परिवर्तित हो जाएगा, और प है तो प फ ब में परिवर्तित हो जाएगा। क्या समझ में आया, यानी कि इसको कहेंगे स्पर्श वर्ग का अगर पहला वर्ड है उसके बाद कोई स्वर है या अंतस्थ है या उस स्पर्श वर्ग का तीसरे या चौथे वर्ड में से कोई एक है, तो स्पर्श वर्ग का पहला वर्ड कन्वर्ट हो जाता है अपने तीसरे वर्ड में। किसके तीसरे वर्ण में, अपने तीसरे वर्ण में। जिसका है उसी के तीसरे में कन्वर्ट होगा, न कि भिन्न में, यानी का है तो का अपने तीसरे में कन्वर्ट होगा, न कि च छ ज में, च वाले से ट वाले के तीसरे से या भिन्न से नहीं हो सकता है, सजातीय ही होगा। का अपने तीसरे में, च अगर है तो च अपने तीसरे में, ठीक है। ज है तो ट है तो अपने तीसरे में, त है तो अपने तीसरे में, पा है तो अपने तीसरे में। तो यानी इसको नियम हम क्या कहें कि स्पर्श वर्ग का पहला वर्ड प्लस यदि स्वर है या अंतस्थ वर्ड है या स्पर्श वर्ग के तीसरे चौथे में से कोई एक है, तो स्पर्श वर्ग का पहला वर्ड जो है वह अपने तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अपने तीसरे वर्ड में, यानी कि कहा जाए, इसको लिख सकते हैं हम लोग, स्पर्श वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ये आपका पहला रूल था। यानी कि इसको अगर हम यहाँ पर हमने डिटेल में लिख दिया, लेकिन अगर आप संक्षेप में चाहें तो इसको सीधे आप ऐसे लिखेंगे कि स्पर्श, आपको याद करने के लिए स्पर्श वर्ग का पहला वर्ड तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, स्पर्श वर्ग का पहला वर्ड आपको पता है। फिर इसके बाद स्वर लिख दीजिए, ऑब्लिक कर लीजिए अंतस्थ, ऑब्लिक कर लीजिए इसमें स्पर्श वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ड में से कोई एक, तो गिव्स आउट स्पर्श वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तन। बस इतना सा सिंपल सा है। तो ये फार्मूला आपका ये बन गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद के सारे फार्मूले बहुत आसान है, सारे फार्मूले आसान है इसके बाद से। दूसरा नियम है, रूल नंबर 2 है। इसमें क्या है, यही चीज है, स्पर्श वर्ग का पहला वर्ण, स्पर्श वर्ग के प्रथम वर्ण
के बाद में अगर न और म में से कोई एक वर्ड है तो स्पर्श वर्ग का पहला वर्ड अपने पंचम वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? स्पर्श वर्ग का प्रथम वर्ड अपने वर्ग के पंचम वर्ड में परिवर्तित होगा। क्या समझ में आई बात? समझ लीजिए, फिर से देख लीजिए और आसान। मैं यहाँ पर शब्दों को थोड़ा डिटेल आपको बता दे रहा हूँ जिससे कोई असुविधा ना हो, क्योंकि व्यंजन संधि में कहीं कहीं थोड़ी चीज़ें अगर आप क्लियर नहीं होती हैं तो वो भ्रमित करती हैं। तो भ्रमित स्पर्श वर्ग का प्रथम वर्ड है, यानी कि फिर आपको समझ में आ जाएगा क च ट त प में से कोई एक है और उसके बाद अगर न या म में से कोई एक है दूसरे वर्ड के स्टार्टिंग में, तो क्या हो जाएगा? क अपने पंचम वर्ड में बदल जाएगा। तो क्या मतलब हो जाएगा? अंगा में परिवर्तित हो जाएगा। क अंगा में परिवर्तित हो जाएगा। च जो है अपने किस में परिवर्तित हो जाएगा? च छ ज इया में परिवर्तित हो जाएगा। ट है तो ट ठ ड ढ ड़ में परिवर्तित हो जाएगा। और त है तो त थ द ध न जो होता है तो न में परिवर्तित हो जाएगा। और प फ ब भ म होता है तो म में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पर अक्सर जो मिलते हैं वो ना मा ही, मतलब यानी कि ये अनुस्वार में ही परिवर्तित होते हैं। ये बिंदियाँ मोस्टली कहीं कहीं ही आपको मिलेंगे, यानी कि शब्द बहुत कम मिलते हैं। मैक्सिमम शब्द मिलते हैं अनुस्वार के रूप में, से अनुस्वार भी कहते हैं, यानी कि इसको कह सकते हैं अनुस्वार के रूप में, यानी कि बिंदी जो होती है ना आपकी, जैसे अनुस्वार और विसर्ग पढ़े हैं ना, तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर देख लीजिए। जैसे अंग है और अह है, ये दो शब्द है ना, तो अंग जो है यही जो अंग है यही अनुस्वार है। ठीक है, मैं बता दूं ये अनुस्वार है आपकी, ठीक है। और यही जो आपका हलंत है ये क्या है? विसर्ग है। ठीक है, यही आपका क्या है? जो आहा है यही क्या? विसर्ग है। ठीक, तो अनुस्वार विसर्ग आप समझ गए होंगे बात को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? अनुस्वार में बदल जाएगा। तो जैसे अनुस्वार क्या होता है? बिंदी से नंद है, मंद है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना कि बिंदी से काम चला लेते हैं आप, तो वो वाले हो जाते हैं। यानी कि क्या है? स्पर्श वर्ग के प्रथम वर्ड के बाद न म में से कोई एक है तो स्पर्श वर्ग का प्रथम वर्ड अपने पंचम वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर? या कहिए अनुस्वार में बदल जाता है। समझ गए होंगे बात को? क्लियर? ये आपका रूल नंबर 2 हो गया, बस खत्म हो गया। यही थोड़ा बड़ा देखने में था, देखने में हाथी जैसा था लेकिन कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, अब तो बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं। आइए देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इसमें क्या है? देखो बहुत छोटा सा बता दे रहे हैं आपको। अगर कोई स्वर में से कोई प्रथम वर्ड का स्वर हो, ठीक है, स्वर के बाद में अगर छ आ जाता है, छ, तो क्या हो जाएगा? छ से मतलब जो है सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस परिवर्तन क्या हो जाएगा? आधा छ लग जाएगा। छ के पहले आधा छ मतलब आधा च लग जाएगा। छ से पहले आधा च लग जाएगा। या कह सकते हैं छ का परिवर्तन आधा छ में हो जाता है। बात तो ये कही है, छ तो पहले एज इट इज ही है, तो बढ़ क्या रहा है? केवल छ ही तो बढ़ रहा है, तो कह दीजिए कि आधा छ उसके पीछे बढ़ जाता है, या कहिए छ में हो जाता है परिवर्तन। ठीक है, ये रूल नंबर आपका 3 हो गया। ठीक, अब देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है? उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए क्या परिवर्तन होता है यहाँ पर तो देखिए स्पर्श वर्ग के पहले वर्डों का परिवर्तन देख रहे थे, फिर हम लोगों ने स्वर का परिवर्तन देखा। स्वर के बाद छ है तो उसका आधा छ में हो जाता है। अब हम लोग त वर्ड का परिवर्तन देखेंगे। त वर्ग के परिवर्तन में अब देखिए त का मेल कई वर्डों से होता है। मतलब मीन्स ये च छ से भी होता है, ज झ से भी इसका मेल होता है, ट ठ से भी होता है, ड ढ से भी होता है, ल से भी होता है, बड़ा स से भी होता है, ह से भी होता है। तो कई सारे इसके नियम हो जाएंगे, तो हम लोग इसको संयुक्त रूप से लिख दे रहे हैं। कैसे? त के बाद प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है, समझिएगा, यहाँ त के बाद प्लस है। अब यहाँ इसका नियम हम ऐसे बना दे रहे हैं इसको, ये यानी त के बाद प्लस, समझ रहे हैं ना? यानी कि पहले वाले शब्द के अंत में ता हो। क्लियर? प्लस यानी कि अब इसके बाद यहाँ दूसरा शब्द लिखा जा रहा है। अब आपका समझ में आ रही है बात? तो ये अगर च या छ में से कोई एक है,
यानी त के बाद च छ में से कोई एक है तो च है तब भी उसका आधा च बनेगा, और अगर छ आया है त के बाद में तो उसका भी आधा च ही बनेगा। तो इसका क्या हो जाता है? च। तो च चाहे हलंत वाला लगा के करिए और चाहे इसको अद्धा कह के कहिए, बात एक ही है आपकी। तो आधा च में परिवर्तन हो जाएगा इसका, च छ आया है तो आधा च में परिवर्तन। इसी तरह से बेटा अगर च छ के बाद ज झ आता है, ज झ अगर कोई है, त के बाद में पहले शब्द के अंत में त है, दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में ज झ में से कोई एक है, तो ज का परिवर्तन आधा ज में हो जाएगा और झ का परिवर्तन भी आधा ज में ही हो जाएगा। तो आधा ज कहिए चाहे हलंत लगा के लिख दीजिए आप, ठीक है। तो वो आपका समझ गए होंगे बात को आप, ठीक है। ये शब्द हो गया। इसके बाद अगर बेटा त के बाद में पहले शब्द के अंत में त हो, दूसरे शब्द की शुरुआत में ट ठ में से कोई एक हो, क्या हो? ट ठ में से कोई एक हो, तो किसका परिवर्तन किसमें हो जाता है? आधा ट में परिवर्तन हो जाएगा इसका, आधा ट में परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरह से त के बाद में अब आप समझ चुके होंगे ड ढ में से कोई एक है, ड ढ में से कोई एक है तो आधा ड में परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। समझ गए होंगे बात को आप लोग, ठीक है। इसके बाद ये 4 अक्षर हो गए, मतलब 4 वर्ड हुए, 4 नियम इसके बने। 5वां नियम क्या है? इसके बाद अगर ल है, यानी कि पहले शब्द के अंत में त है, फिर दूसरे शब्द की शुरुआत में अगर ल है तो परिवर्तन हो जाता है आधा ल में, ठीक है, ओके। अब अगला नियम देखते हैं। त के बाद में अगर बड़ा श है, अगर बड़ा श है तो देखो क्या होता है इसका, फिर ये नियम थोड़ा बदले, थोड़ा बड़ा होगा इसका नियम, 2 नियम इसमें बनते हैं। तो त का परिवर्तन, यानी त जो है पहले इसमें त है तो त बन जाता है आधा च, त का परिवर्तन आधा च में, और इस बड़े वाले स का परिवर्तन क्या हो जाता है? बड़े वाले स का परिवर्तन किस में हो जाता है? छ में हो जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग बात को मेरे ख्याल से। आधा च में परिवर्तन हो जाता है, चाहे हलंत वाला लगा लो, इसमें ऐसे भी लिख लो, बात तो वही है। जैसे हलंत लगा के लिखोगे तो अद्धा ही तो होता है, बार बार समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आधा च और ये पूरा छ रहेगा, तो आधा च छ में परिवर्तन। तो इसको अगर हम संयुक्त रूप से लिखना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं आधा च और छ, ठीक है। यानी कि त के बाद में अगर दूसरे वाले शब्द की शुरुआत में बड़ा सा है तो च आधा च छ में परिवर्तित हो जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ, सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि त के बाद में बड़ा श अगर है आता है दूसरे शब्द की शुरुआत में तो उसका क्या बनेगा? आधा च छ बनेगा। समझ गए होंगे, क्लियर बात हो गई, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्पष्ट रूप से आपको समझाने के लिए इतना इसका डिटेल कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? त, यानी ये वाला शब्द पहले वर्ड का लिख दिया और फिर इसके बाद में बड़ा श को यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये दोनों जब जुड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैं एरो कर दे रहा, प्लस कर दे रहा हूँ, त प्लस श हो जाएंगे तो त का परिवर्तन च में हो जाएगा आधा और स का परिवर्तन छ में हो जाएगा, तो च छ बन जाएंगे आपके, क्लियर, ओके। बस एक नियम और भी बचा है तो त संबंधी नियम कंप्लीट हो जा रहा है। अब त के बाद में अगर ह है बेटा, हाँ ठीक है, वही सेम स वाली कंडीशन यहाँ पे भी बनेगी। अगर ह है तो देखो त का परिवर्तन आधा द में हो जाता है, किसका? द में, आधा द में परिवर्तन हो जाएगा। और अगर ह है तो ह का परिवर्तन हो जाएगा ध में, ह का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ध में। तो बन जाएगा क्या? सॉरी, आधा द और ध बन जाएगा इसका। तो इसको अगर हम कहें तो इसको कहें कि त के बाद में अगर ह है तो क्या परिवर्तन होगा? आधा द ध में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से आप तक यहाँ तक का नियम जो रूल नंबर 4 है, यहाँ तक आप बहुत अच्छी तरह से भली भांति समझ चुके होंगे। अब इसके बाद के जो रूल्स हैं मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए अगर ज़रूरी समझ रहे हैं इसको, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं आगे के क्रम में इसको लेके चल रहा हूँ आपको। हम लोग देखते हैं रूल नंबर 5 देखते हैं बच्चों। रूल नंबर 5 जो है वो क्या है? 4 नंबर तक उम्मीद है त संबंधी नियम तक आप लोग देख लिए होंगे। अब हम लोग म संबंधी नियम देखेंगे। म संबंधी नियम, म, ठीक है। म हो पहले वाले हिस्से में क्या? प्रथम शब्द के अंत में म हो, ठीक है। फिर दूसरे शब्द की जो शुरुआत हो रही हो वो किन वर्णों से के साथ में हो रही हो? आपके स्पर्श वर्ग के किसी वर्ड से हो रही हो, सॉरी,
स्पर्श वर्ग के किसी वर्ड से, स्पर्श वर्ग का कोई वर्ड हो, ऐसे समझ लीजिएगा, स्पर्श वर्ग का कोई वर्ड हो या अंतस्थ वर्ग का कोई वर्ड हो या अलावा, ठीक है, में से कोई हो, या उष्मीय आप कह सकते हैं, यहाँ पर शब्द लिख लीजिएगा उष्मीय, उष्मीय वर्ड। तो उष्मीय वर्ड में क्या होता है बेटा, ठीक है, क्या क्या होता है, बड़ा सा, पेट फाड़ सा, छोटा सा और ह, 3 अक्षर होते हैं, 4 अक्षर होते हैं, लेकिन यहाँ पर पेट फाड़ सा को नहीं लेना है। किसको नहीं लेना है, षटकोण वाले सा को नहीं लेना है, ठीक है, पेट फाड़ सा को नहीं लेना है। चाहे इस तरह से नियम लिख करके कर लीजिए, या आप इसको लिख सकते हैं बड़ा सा, छोटा सा और ह करके नियम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बड़ा सा, छोटा सा और ह लिख सकते हैं, जैसा आपको आसान लगे वैसे। मेरे हिसाब से माँ करिए, फिर स्पर्श वर्ग का कोई भी वर्ड हो या अंतस्थ का कोई वर्ड हो या उष्मीय का कोई वर्ड हो, उष्मीय में केवल पेट फाड़ सा को ध्यान रखिएगा केवल, ठीक है, ये याद कर लीजिए। तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, अपने पंचम वर्ड में परिवर्तन हो जाएगा इनका। अब यहाँ पे दूसरे पार्ट का परिवर्तन होगा, ये वर्ग स्पर्श वर्ग अपने पंचम में परिवर्तित हो जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था, इसके पहले के नियम में आप देख रहे थे, त संबंधी नियम जब आपने देखना शुरू किया तो त वाले में आप देख रहे थे बड़ा सा, और ह वाले में आप देख रहे थे कि दूसरे वाले शब्द का भी परिवर्तन हो रहा था। तो यहाँ पर जो होगा, इन शब्दों का अपने पंचम वर्ड में जाएंगे। तो स्पर्श वर्ग का कोई भी वर्ड होगा वह अपने में पंचम में परिवर्तित होगा, ठीक है। यानी अगर ग है तो अंगा में परिवर्तित होगा, ज है, मान लो कोई भी अपने वर्ग का स्पर्श वर्ग का मान लो ज है, च छ ज है, तो ज किस में जाएगा, इया में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर ट है या ट में से ट ठ में से कोई है तो ड़ में परिवर्तन होगा। क्या आप समझ रहे हैं ना बात को, अपने पंचम में परिवर्तित होगा। लेकिन अंतस्थ और उष्मीय लग रहा है तो आप सोचेंगे अंतस्थ उष्मीय अपने पंचम में कैसे जाएगा, तो ये पंचम में जाता है, अनुस्वार वाले पंचम में चले जाता है, यानी कि बिंदी के रूप में चला जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। पंचम वर्ड इसका होता नहीं अंतस्थ का उष्मीय का, तो अपने पंचम में मतलब यानी अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, यानी बिंदी के रूप में होगा। ये सब एग्जाम्पल्स में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अभी आप इसको समझते चलिए इस सीक्वेंस में। तो क्या हो गया, माँ के बाद में स्पर्श वर्ग का कोई वर्ड हो, अंतस्थ हो, उष्मीय वर्ड में उष्मीय हो और केवल पेट फाड़ सा को छोड़ करके, तो अपने पंचम वर्ड में या अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो अपने पंचम वर्ड में, अपने पंचम वर्ड में परिवर्तित हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है। किसका परिवर्तन होगा बेटा, इसी का, इस वाले हिस्से का परिवर्तन होगा, या कह सकते हैं इसको अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। समझ गए होंगे बात को आप लोग। इस बात को ध्यान रखिएगा। या इसको लिखने में आपको दिक्कत हो रही है तो अपने वर्ग के पंचम वर्ड में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अपने पंचम वर्ड में या अपने वर्ग के पंचम वर्ड में। बात तो वही लिखी है मैंने भी, ठीक है। तो पंचम वर्ड में जो मैं कह रहा हूं वही लिखा है मैंने, अपने पंचम वर्ड में परिवर्तन हो जाएगा। किसका, ध्यान रहे, इस वाले वर्ग का, ना कि इसका। ये तो अपने आप में पंचम है ही, ठीक है। प फ ब भ म तो क्या पंचम है ना, तो ये कौन से पंचम में परिवर्तन होगा, इनका परिवर्तन होगा, यह बात ध्यान रहे। व्यंजन संधि में बस यही थोड़ी टेक्निकल चीज थी और कुछ नहीं था। इसके बाद इसके देखिए रूल नंबर 5 में म संबंधी नियम में 2 नियम है। नियम नंबर 1 हो गया ये, और रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2 में क्या है, म के बाद में अगर पुनः पंचम वर्ड है, मतलब म है, म के बाद म है तो माँ का द्वित्व हो जाएगा, यानी माँ 2 बार हो जाएगा, और द्वित्व वर्ड कोई भी हो तो पहला वाला वर्ड अद्धा हो जाता है। यानी कि आधा च 2 बार अगर हो जाए तो आधा च और च लिखा जाता है। जैसे बच्चा शब्द लिखेंगे, बिल्ली लिखेंगे, बल्ला लिखेंगे, ठीक है, आधा ल ला, तो वो सब द्वित्व जब भी किसी शब्द का होता है तो पहला वाला वर्ड हमेशा अद्धा हो जाता है। तो यहाँ माँ का द्वित्व हो जाएगा, यानी आधा म हो जाएगा। क्लियर। माँ के बाद अगर पुनः म है तो ये बन जाएगा। आपको मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग, ओके, ठीक है। तो माँ संबंधी नियम भी आपका हो गया। आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग। अगला है रूल नंबर 6।
सॉरी, रूल नंबर 6 में क्या है कि स्वर हो, कोई भी क्या हो, स्वर हो, स्वर हो, 11 में से कोई एक हो, फिर इसके बाद में री हो, रा हो या पेट फाट सा, यानी पहले वाले वर्ड के हिस्से में या तो स्वरों में से कोई एक हो, या री हो, या रा हो, या पेट फाट सा हो, और दूसरा वाला जो शब्द है उसके अंत उसमें जो है शुरुआत में ना हो, तो ना का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ड़ में परिवर्तन हो जाएगा, ना बन जाएगा ड़ में परिवर्तन, ना का ड़ में परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर। इसका एक रूल और भी है, ये रूल नंबर 1 है, और रूल नंबर 2 भी इसका है। कहीं कहीं कुछ शब्दों में रूल नंबर 2 नहीं देखेंगे आप तो दिक्कत फंस जाती है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी यही है, पहले वाले वर्ड के जो हिस्से में हो या तो स्वर में से कोई एक हो, या री, र या पेट फाट स में से कोई एक हो बेटा। इसके बाद में दूसरा वाला जो शब्द शुरू हो रहा है उसमें कोई स्वर हो, क्या हो, या तो शुरुआत में उसके यानी कि ना जो है अपने साथ क्या लिया रहे वो समझने की बात है, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा। दूसरे वाले शब्द की शुरुआत स्वर से हो रही हो या सॉरी क वर्ग या प वर्ग से हो रही हो, क वर्ग या प वर्ग से हो रही हो, ठीक है, यानी कि न की शुरुआत क वर्ग या प वर्ग से हो रही हो और वहां पर न उसके लास्ट शब्द में हो। समझ रहे हैं क्या। यहां तो ये पहला शब्द है, ध्यान रखिएगा, पहले शब्द का अंतिम अक्षर इनमें से कोई एक हो, या तो स्वर हो या री र स में से कोई एक हो। दूसरा वाला जो शब्द है उसकी शुरुआत स्वर से हो रही हो या क वर्ग या प वर्ग में से किसी एक अक्षर से हो रही हो और उस शब्द के अंत में ना हो, तो परिवर्तन इस ना का ड़ में हो जाता है। किसमें, ड़ में हो जाता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब यहां पर क्या था, दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों नियम में। इस नियम में क्या है कि स्वर हो और इसमें ना शब्द लगा हो, शुरुआत में ही ना लगा हो, तो तुरंत ना का परिवर्तन ड़ में धड़ाक से हो जा रहा है। लेकिन यहां पर अगर देखेंगे कोई शब्द अगर होगा, जैसे मान लो लगा हुआ है कण, यहां पर मैं एक शब्द बता के आपको कोशिश कर रहा हूं, जैसे मैं एक स्वर ले रहा हूं, मान लो लगा हो अन शब्द लगा हो, तो ये देखिए आपका क्या हो गया, स्वर हो गया और उसके बाद ना है, तो स्वर के बाद ना हो जाएगा तो ना का परिवर्तन क्या हो जाएगा, ड़ में परिवर्तन हो जाएगा, अण हो जाएगा, इसका क्या बनेगा, अण बन जाएगा। समझ रहे होंगे बात को। उसी तरह से अगर क वर्ग है, क वर्ग का कोई अक्षर तो मैं पहले ही अक्षर ले रहा हूँ, क प्लस ना लिखा हुआ, कन अगर हो रहा है लिखा हुआ है दूसरे शब्द का, जो दूसरा वाला पार्ट है इसका पहला शब्द कन है, तो कन का क्या परिवर्तन हो जाएगा, कण बन जाएगा। उसी तरह से प वर्ग में से मैं पहला अक्षर ही ले रहा हूँ, प न है तो पण हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ऐसा परिवर्तन होगा। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे एग्जांपल्स में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें, अभी तक तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद का जो रूल हम लोगों का है वो रूल नंबर 7 है, रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 जो हमारा है वो हमारा क्या है कि छोटा बड़ा से भिन्न कोई स्वर हो पहले पार्ट में, ठीक है। क्या हो, छोटा आब्लिक बड़ा से भिन्न स्वर, क्या हो, छोटा बड़ा से कोई भिन्न स्वर हो, यानी कि पहले वाले हिस्से में छोटा या बड़ा में से कोई एक भिन्न स्वर हो और उसके बाद आपका सॉरी छोटा सा हो, उसके बाद क्या हो, दूसरे वाले पार्ट में छोटा सा हो। क्या हो, पहले वाले पार्ट में छोटा बड़ा में से भिन्न कोई स्वर हो, उसके बाद दूसरे वाले पार्ट में छोटा सा हो, तो छोटे सा का परिवर्तन पेट फाट स में हो जाता है। बहुत आसान, वेरी सिंपल। छोटा बड़ा से कोई भिन्न स्वर हो, फिर इसके बाद में क्या हो, दूसरे वाले पार्ट की शुरुआत में छोटा सा हो, तो परिवर्तन किस में होगा, पेट फाट स में हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका रूल नंबर 7 था, ठीक है। इस रूल नंबर 7 के बाद में अब आपको बस एक ही रूल बचा हुआ है जो कि बहुत छोटा सा रूल है। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ आपको ये रूल नंबर, यहाँ पे रूल नंबर 8, यहाँ पर देखिए रूल नंबर 8 में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका लास्ट नियम है जो कि पेट फाट स
के बाद में अगर त थ है, पेट फाट स, पहले वाले पार्ट में पेट फाट स है, इसके बाद त या थ में से कोई एक है। अगर पेट फाट स के बाद में त थ में से कोई एक है तो त का परिवर्तन ट में होगा और ठ का परिवर्तन ठ में होगा। मतलब समझ रहे हो ना, यानी ट ठ में बदल जाएगा। किसमें? ट ठ में। अब इसको मैं थोड़ा डिटेल करके आपको बता दे रहा हूँ। यानी पहले वाले पार्ट में पेट फाट सा हो, उसके बाद अगर त हो तो त का परिवर्तन ट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये त जो है वो ट बन जाएगा। क्लियर? ये बात हो गई स्पष्ट। फिर इसके बाद पेट फाट सा पहले वाले पार्ट में हो, यानी इस पहले शब्द के अंत में पेट फाट सा हो, दूसरे शब्द के अंत में था हो अगर मान लो, तो क्या हो जाएगा? इस था का परिवर्तन जो है वो किस में हो जाएगा? ठ में हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ट ठ। ये कुल टोटल 8 रूल्स थे। उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई असुविधा हुई होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसमें कहीं कोई डाउट अगर आपको लगता है, कहीं कुछ डाउट है तो आप उसके डाउट क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि सभी लोगों को व्यंजन भी, जैसे स्वर संधि आपको आसानी से समझ में आई, वैसे ही व्यंजन भी समझ में आई होगी। आगे हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के बाद में हम लोग विषय संधि के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखिए और खूब अच्छे से अपने प्रिपरेशन करिए। कोशिश करिए कि स्वर संधि और व्यंजन संधि से कोई भी क्वेश्चन आपको गलत ना होने पावे, और उम्मीद करता हूँ कि कोई क्वेश्चन गलत भी नहीं हो रहे होंगे आप लोगों के। थैंक यू, आप लोग हमारे चैनल पर इतना समय देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।